नमस्कार दोस्तों, मैं आरव आप लोगों के सामने इस ऑडियो बुक के माध्यम से अपनी एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी रख रहा हूँ। नायरा नाम था उसका, जिससे मैं प्यार करता था, जिसकी आवाज़ मेरे दिन और रातों का हिस्सा बन चुकी थी। वह मर चुकी थी, मैं उसकी कब्र के सामने ही खड़ा था। उसकी मिट्टी अभी भी गीली ही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा गीला था मेरा दिल। और तभी उस बुजुर्ग महिला ने कहा, नायरा की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उस समय मुझे लगा था कि वह दुख में कुछ भी बोल रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले 21 दिन मेरी पूरी दुनिया ही बदल देने वाले थे। मैंने उस बूढ़ी महिला को रोका। क्या मतलब क्या है आपका? उन्होंने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीरे से बोली, अगर तुम सच में नायरा से प्यार करते थे तो उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। क्या नहीं जानता मैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने पर्स से एक पुरानी चाबी निकाली। ये चाबी उसके लॉकर की है। उसने कहा था कि अगर कभी आरव आए तो यह उसे दे देना। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने मेरा नाम लिया था? हाँ, मरने से पहले? बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। नहीं बेटा, मौत से कई महीने पहले। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन मैं पुराने रेलवे स्टेशन के लॉकर रूम पहुंचा। लॉकर नंबर 17। वही चाबी और ताला खुला। अंदर सिर्फ 3 चीजें थी, एक डायरी, एक पुरानी फोटो और एक मोबाइल फोन। फोन बंद था, बैटरी खत्म थी। मैं उस फोन को घर लाया, चार्ज किया, फोन ऑन हुआ और स्क्रीन पर सिर्फ एक वॉलपेपर था, और वो वॉलपेपर था मेरी ही तस्वीर। वह तस्वीर जो मैंने उसे कभी भेजी थी। मेरी आंखें भर आई, लेकिन असली झटका भी बाकी था। फोन में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट सेव था, आरव विथ रेड हार्ट, और कोई नहीं। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं मर चुकी हूँ, या शायद तुम्हें यही बताया गया है। मैं जम गया। आगे लिखा था, आरव, अगर मेरी मौत की खबर मिले तो उस पर भरोसा मत करना। मेरे तो हाथ कांपने लगे। आखिर यह था क्या? मजाक? कोई खेल? या नायरा सच में कुछ जानती थी? उस रात मैं सो नहीं पाया। डायरी बार बार पढ़ता रहा और करीब 2:13 पर मेरा फ़ोन बजा। मैंने कॉल उठाया। सामने सिर्फ सांसों की आवाज़ थी, धीमी, भारी, कांपती हुई। हेलो। कोई जवाब नहीं। कौन? फिर कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर बेहद धीमी आवाज़, इतनी धीमी कि शायद कोई और सुन ही न पाता। आरव। मैं उसकी आवाज़ हजारों लोगों के बीच भी पहचान सकता था। नायरा? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। तुम? फोन के दूसरी तरफ रोने की आवाज आई। मेरे पास समय नहीं है। तुम जिंदा हो? मैंने पूछा। सुनो, तुम्हें कोई देख रहा है। क्या? किसी पर भी भरोसा मत करना। नायरा, तुम कहाँ हो? और अचानक कॉल कट गई। बस खत्म। मैं घंटों तक स्क्रीन देखता रहा और तभी एक मैसेज आया, सिर्फ 3 शब्द, मैं जिंदा हूँ। अगली सुबह मैं सीधे अपने दोस्त कबीर के पास गया। कबीर साइबर सिक्योरिटी में था। मैंने उसे नंबर दिया। उसने अपने सिस्टम में चेक किया और 10 मिनट बाद उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। ये मुमकिन नहीं है। क्या? ये नंबर तो नायरा के नाम पर ही रजिस्टर है। हाँ तो? मैंने पूछा। लेकिन 3 हफ्ते पहले तो यह नंबर बंद हो चुका है। मतलब? कबीर ने स्क्रीन घुमा दी। उस पर साफ लिखा था, सिम परमानेंटली डीएक्टिवेटेड। मैंने धीरे से पूछा, फिर कॉल कैसे आई? कबीर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसी शाम मैंने लॉकर वाली पुरानी फोटो फिर देखी और पहली बार कुछ नोटिस किया। फोटो में 2 लड़कियां थीं। पहले मुझे लगा था कि एक ही लड़की का रिफ्लेक्शन है, लेकिन नहीं, 2 चेहरे बिल्कुल एक जैसे, जुड़वा। फोटो के पीछे लिखा था, नायरा और निहारिका।
मेरी तो सांस ही रुक गई। निहारिका, यह नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। कभी नहीं। मैंने पूरी रात डायरी पढ़ी और करीब 87वें पन्ने पर मुझे एक लाइन मिली, आरव मुझे माफ़ करना, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है। उसे? किसे? अगली लाइन पढ़कर मेरी रीढ़ में ठंड उतर आई। अगर निहारिका तुम्हारे पास पहुंचे तो उसकी आंखों पर भरोसा मत करना। मैं तो सन्न रह गया। कौन थी ये निहारिका और नायरा उससे क्यों डरती थी? अगले दिन मैंने कब्रिस्तान के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। मैं सिर्फ एक चीज़ देखना चाहता था, नायरा का अंतिम संस्कार। फुटेज चलने लगी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। फिर एक फ्रेम पर मैं रुक गया। मेरे हाथ सुन्न हो गए। अंतिम संस्कार के दौरान दूर एक पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, काली हुड्डी, गीले बाल, वही चेहरा, वही आंखें, नायरा। वह अपनी ही कब्र को देख रही थी और फिर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई, ठीक उसी तरह जैसे ट्रेन में पहली बार मुस्काई थी। उस रात 2:13 पर फ़ोन फिर बजा। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ वही आवाज़ थी, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी। वह बस डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। और उसने सिर्फ एक लाइन कही, आरव, जिसे तुम मेरी कब्र समझ रहे हो उसमें मैं नहीं हूँ। और कॉल कट गई। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। बार बार वही आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसे तुम मेरी कब्र समझ रहे हो उसमें मैं हूँ ही नहीं। अगर कब्र में नायरा नहीं थी तो फिर कौन था? और अगर नायरा जिंदा थी तो पिछले 3 हफ्तों से वह छुप क्यों रही थी? लेकिन इन सवालों से भी ज़्यादा डरावना एक सवाल और था। वह नाम जो नायरा ने मुझसे कभी नहीं बताया, वह लड़की जिसकी तस्वीर मैंने पहली बार उस पुरानी फ़ोटो में देखी थी, और वह चेतावनी, अगर निहारिका तुम्हारे पास पहुँचे तो उसकी आंखों पर भरोसा मत करना। मैंने तय कर लिया, अब चाहे जो हो मुझे निहारिका को ढूंढना ही होगा। डायरी के कुछ पन्नों में एक स्कूल का नाम लिखा था, सेंट मैरी रेसिडेंशियल स्कूल, शिमला। नायरा और निहारिका दोनों वहीं पढ़ती थी। 2 दिन बाद मैं शिमला पहुंच चुका था। पुराना स्कूल अब आधा बंद हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बचा था। मैंने उसे फ़ोटो दिखाई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम इन्हें कहाँ से जानते हो? क्यों? मैंने पूछा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि इन दोनों लड़कियों की वजह से यहाँ एक बच्चा मर गया था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? हाँ, साल 2010 था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। चौकीदार मुझे स्कूल के पीछे बने पुराने मैदान में ले गया। वहाँ अब घास उग चुकी थी, लेकिन उसने एक जगह इशारा किया। यहीं हुआ था हादसा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। 12 साल का एक लड़का था, नाम था रोहन। वह निहारिका से प्यार करता था, बच्चों वाला प्यार। लेकिन एक दिन, और ये कहते कहते वह रुक गया, एक दिन वह छत से गिर गया। एक्सीडेंट हुआ था? मैंने पूछा। यही कि रोहन को किसी ने धक्का दिया था? मैंने पूछा। किसने? चौकीदार की आंखें फ़ोटो पर टिक गई। निहारिका ने। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन सबूत कभी नहीं मिला। फिर? मैंने पूछा। फिर निहारिका गायब हो गई। गायब? हाँ, जैसे धरती निगल गई हो। फिर मैं वापस होटल लौट आया। रात के करीब 11 बजे मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी ने एक लिफाफा सरका दिया। मैं बाहर भागा, पर गलियारा खाली था, कोई नहीं। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक फ़ोटो थी, मैं और नायरा। लेकिन यह फ़ोटो कभी खींची ही नहीं गई थी, कम से कम मुझे तो नहीं याद था। पीछे लिखा था, तुम गलत लड़की से प्यार कर बैठे थे। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने होटल का सीसीटीवी देखा। फुटेज में एक लड़की दिखाई दी, काली हुड्डी, सफ़ेद चेहरा, लंबे बाल। वह मेरे कमरे के बाहर ही खड़ी थी। लेकिन जब उसने कैमरे की तरफ देखा तो मेरा खून जम गया। वह नायरा नहीं थी।
लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नायरा जैसा था, बस उसकी आंखें अलग थी, ठंडी, बेहद ठंडी, जैसे किसी इंसान की नहीं। अब रात 2:13 पर फिर से फ़ोन बजा। इस बार नायरा थी। तुम शिमला गए हो क्या? मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? कुछ सेकंड्स की खामोशी रही, फिर वह बोली, क्योंकि वह भी वही है। कौन? मैंने हैरानी से पूछा। निहारिका। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या वह सच में मेरी बहन है? हाँ। क्या उसी ने रोहन को मारा था? फिर नायरा बोली, नहीं। तो फिर? उसकी आवाज़ टूट गई। रोहन को मैंने मारा था। यह सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन लगभग छूट ही गया। नायरा रो रही थी। उसने रोते हुए बताया, उस दिन हम दोनों छत पर थे। रोहन मेरे पीछे पड़ा था। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने सोचा नहीं था कि वह गिर जाएगा, लेकिन वह गिर गया और मर गया। मेरी सांसें भारी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर सबने निहारिका को दोषी मान लिया और तुमसे कुछ नहीं कहा? फ़ोन के दूसरी तरफ सिर्फ रोने की आवाज़ थी। मैं डर गई थी, निहारिका ने कहा। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर नायरा ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। आरव, अगर निहारिका तुम्हारे सामने आए तो भाग जाना। क्यों? क्योंकि वह अब पहले जैसी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? वह पिछले 15 साल से सिर्फ एक चीज़ चाहती है। क्या? फिर नायरा बोली, मेरा अंत। फ़ोन कटते ही ऊपर से आवाज़ आई, धड़ाम, जैसे कुछ गिरा हो। मैं भागकर छत पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, बारिश शुरू हो चुकी थी। तभी मैंने उसे देखा, छत के किनारे पर खड़ी एक लड़की। वही काली हुड्डी, वही चेहरा, वही आंखें। वह मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे मुस्कान डरावनी होती जा रही थी। फिर उसने कहा, तुम आरव हो ना? मेरे तो होठ सूख गए। कौन हो तुम? मेरे तो होठ सूख गए। कौन हो तुम? वह हंसी और बोली, मैं वह लड़की हूँ जिसकी जगह मेरी बहन को मरना था। इसके बाद उसने जेब से एक फ़ोटो निकाली और मेरी तरफ फेंक दी। मैंने फ़ोटो उठाई। फ़ोटो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस तस्वीर में मैं था, नायरा थी और तीसरा आदमी वह था जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन फ़ोटो के पीछे लिखा था, यही आदमी तुम्हें मारेगा। बारिश लगातार हो रही थी। शिमला की उस पुरानी होटल की छत पर मेरे हाथ में एक तस्वीर थी और तस्वीर में था मैं, नायरा और वो एक तीसरा आदमी। लेकिन सबसे डरावनी बात तस्वीर नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे वह फ़ोटो याद ही नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी बात वह तस्वीर नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे वह फ़ोटो याद ही नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में कभी वह तस्वीर खिंचवाई ही नहीं थी। फिर वह फ़ोटो बनी कैसे? और उसके पीछे लिखी वह लाइन, यही आदमी तुम्हें मारेगा। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं सिर्फ नायरा और निहारिका की कहानी में नहीं फंसा हूँ। शायद मैं खुद भी इस कहानी का हिस्सा हूँ और बहुत पहले से हूँ। मैंने फिर से फ़ोटो देखी। नायरा मुस्कुरा रही थी, मैं भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन वो तीसरा आदमी, वह कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वह मुझे देख रहा था, सीधे मेरी आंखों में, जैसे फ़ोटो नहीं, कोई चेतावनी हो। मैंने निहारिका की तरफ देखा। ये कौन है? उसकी तो मानो मुस्कान ही गायब हो गई। तुम्हें सच में याद नहीं? नहीं? तो फिर कहानी बहुत खराब होने वाली है आरव। निहारिका ने जेब से एक और फ़ोटो निकाली, पुरानी, पीली पड़ चुकी। उसमें 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 जुड़वा लड़कियाँ। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। वह लड़का मैं था। उम्र रही होगी लगभग 10 साल। और वे दोनों, नायरा और निहारिका। मेरे पैरों से जैसे ताकत ही निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा। मैंने पूछा। निहारिका धीरे से बोली, क्योंकि हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं पूरी रात फिर से नहीं सो पाया। होटल लौटकर मैंने अपने बचपन की पुरानी तस्वीरें खंगालनी शुरू की। पुराने एल्बम,
पुराने दस्तावेज, स्कूल रिकॉर्ड्स, कुछ नहीं। नायरा नहीं, निहारिका नहीं। लेकिन सुबह 4 बजे मुझे एक पुरानी डायरी मिली, मेरी अपनी डायरी, जिसमें मेरी उम्र 11 साल लग रही थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं उन्हें भूल जाऊंगा। डॉक्टर अंकल ने कहा कि यही अच्छा होगा। मेरा तो खून ही जम गया। किसे भूल जाऊंगा, क्यों भूल जाऊंगा। डायरी में एक नाम भी था, डॉक्टर समर खन्ना, दिल्ली। मैं अगले ही दिन दिल्ली लौट आया। क्लिनिक अब बंद हो चुका था, लेकिन रिकॉर्ड मौजूद थे। बहुत मुश्किल से मुझे फाइल मिली। फाइल खोलते ही मेरे हाथ कांपने लगे। पेशेंट नेम आरव शर्मा, एज 11 years, डायग्नोसिस severe trauma induced memory suppression, cause witnessed death event। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मौत? मैंने किसकी मौत देखी थी? फाइल के अंदर एक ऑडियो सीडी थी, लगभग 15 साल पुरानी। मैंने उसे चलाया। स्पीकर से डॉक्टर की आवाज आई, आरव, अगर तुम कभी यह रिकॉर्डिंग सुनो तो समझना कि तुम्हारी यादें वापस आने लगी हैं। मेरी सांसें रुकने लगी। तुमने जो देखा था वह एक दुर्घटना नहीं थी। अब तो मेरे हाथ भी कांपने लगे। उस रात पहाड़ी पर 3 बच्चे थे, तुम, नायरा और निहारिका। कमरे में सन्नाटा छा गया और तुमने किसी को नीचे गिरते हुए देखा था, डॉक्टर ने कहा। अचानक मेरे सिर में दर्द शुरू हुआ, बेहद तेज, जैसे कोई बंद दरवाजा टूट रहा हो। और फिर मुझे कुछ दिखा, बारिश, पहाड़ियाँ, 3 बच्चे और चीख। और फिर एक आदमी, वही तीसरा आदमी, तस्वीर वाला। वह बच्चों के पीछे खड़ा था और उसने किसी को धक्का दिया। मैं जोर से चिल्ला उठा। ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर की आवाज फिर आई, आरव, अगर तुम्हें यह याद आ जाए तो उस आदमी से दूर रहना। मैंने धीरे से पूछा, किससे? जैसे डॉक्टर मेरी आवाज सुन सकता हो। और फिर रिकॉर्डिंग में नाम आया, विक्रम सूद। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर आई, क्योंकि मैं यह नाम जानता था बहुत अच्छी तरह से। विक्रम सूद मेरी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, वो भी पिछले 2 साल से। वह मेरे ऑफिस आता था, मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ खाना खाता था और कई बार तो मेरे घर भी आया था। मतलब जिस आदमी से मुझे बचना था वह पहले से मेरी जिंदगी में मौजूद था। उसी समय फोन पर एक वीडियो आया, भेजने वाली थी नायरा। मैंने वीडियो खोला, स्क्रीन पर नायरा थी, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा, बिल्कुल जिंदा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। किसने? मैंने पूछा। विक्रम ने। मेरी सांसें रुक गई। आरव, हम दोनों उससे 15 साल से भाग रहे हैं। वीडियो खत्म होने से पहले नायरा ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी ही उलट दी। विक्रम हमारा पिता नहीं है। मैं चौंक गया। क्या? लेकिन उसने दुनिया को तो यही बताया, क्योंकि जिस रात पहाड़ी पर मौत हुई थी वह किसी बच्चे की मौत नहीं थी। वीडियो हिलने लगा, जैसे कोई दरवाजा तोड़ रहा हो। नायरा घबराई हुई दिखी और फिर उसने आखिरी लाइन कही, आरव, जिस इंसान को तुम बचपन से मरा हुआ समझते हो वह अभी भी जिंदा है। और वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी समय मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से हंसी सुनाई दी, धीमी, ठंडी और डरावनी। फिर एक आवाज़ आई, बेटा आखिर तुम्हें सब याद आने लगा ना। और कॉल कट गई और मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, क्योंकि
विक्रम ने मुझे अभी क्या कहा था, बेटा। फोन कट चुका था लेकिन मेरे कानों में एक ही शब्द गूंज रहा था, बेटा। विक्रम सूद वह आदमी जिससे मैं पिछले 2 साल से मिलता रहा था, जिसे मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन समझता था, उसने मुझे बेटा कहा था। मैं पूरी रात जागता रहा। बारिश खिड़कियों पर लगातार गिर रही थी और पहली बार मुझे अपने बारे में डर लग रहा था। अगर विक्रम मेरा पिता था तो मेरी माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर वह मेरे पिता नहीं थे तो उसने ऐसा क्यों कहा? और सबसे बड़ा सवाल कि उस पहाड़ी पर उस रात आखिर हुआ क्या था? सुबह होते ही मैं माँ के पास पहुँच गया। मैंने बिना कुछ बोले उनके सामने पूरी तस्वीर रख दी। मैंने बिना कुछ बोले उनके सामने पुरानी तस्वीर रख दी। तस्वीर देखते ही उनके हाथ कांप गए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? माँ ने पूछा। माँ, विक्रम सूद कौन है? और कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद माँ रोने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना जख्म फिर खुल गया हो। फिर उन्होंने कहा, विक्रम तुम्हारे पिता नहीं हैं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसने मेरी दुनिया ही तोड़ दी। लेकिन वह तुम्हारे पिता का हत्यारा है। साल 2011, हिमाचल का एक छोटा सा पहाड़ी इलाका। मेरे पिता पत्रकार थे, एक ईमानदार पत्रकार, और उन्होंने बड़े तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया था और उस गिरोह का सरगना था विक्रम सूद। लेकिन दुनिया उसे उस समय नहीं जानती थी। वह पर्दे के पीछे काम करता था। और जिस रात मेरे पिता सबूत लेकर पुलिस के पास जाने वाले थे, वह रात कभी पूरी ही नहीं हुई, क्योंकि उस रात विक्रम ने उनका पीछा किया। उसी रात मैं, नायरा और निहारिका पहाड़ी के पास खेल रहे थे। हम तीनों दोस्त जो थे, बहुत अच्छे दोस्त। फिर हमने झगड़े की आवाज़ सुनी। मेरे पिता और विक्रम झगड़ रहे थे। बारिश हो रही थी और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। और फिर एक धक्का, एक चीख, और मेरे पिता खाई में गिर गए। मैंने सब कुछ देखा था, सब कुछ, और उसी सदमे ने मेरी सारी यादें छीन ली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात नायरा और निहारिका ने भी सब देखा था। विक्रम समझ गया था कि 3 बच्चे उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं, और तभी उसने फैसला किया कि उन्हें खत्म कर देगा। कुछ दिनों बाद नायरा और निहारिका गायब हो गए। दुनिया को बताया गया कि उनके माता पिता दुर्घटना में मर गए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वे बाकायदा छिपाई गई थी, एक सुरक्षित जगह पर, एक आश्रम में, नई पहचान के साथ, क्योंकि कोई उन्हें मारना चाहता था। विक्रम था वो। पूरे 15 साल निहारिका सिर्फ एक भावना के साथ जीती रही, नफरत। उसे लगता था कि अगर नायरा उस रात सच बोल देती तो सब खत्म हो जाता, उन्हें भागना नहीं पड़ता, जिंदगी बर्बाद नहीं होती। और धीरे धीरे नफरत ने उसे बदल दिया। नफरत बदला बन गई। नायरा अलग थी, वह डरती थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी प्यार बचा हुआ था। उसी दौरान ट्रेन में हमारी मुलाकात हुई और पहली बार उसे लगा कि सामान्य जिंदगी जिया जा सकता है, और पहली बार उसे लगा कि वह सामान्य जिंदगी जी सकती है। लेकिन अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। विक्रम ने उसे ढूंढ लिया और फिर सब कुछ शुरू हुआ। उस रात मुझे एक लोकेशन मिली, पुराना पहाड़ी घर, वही जगह जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। मैं वहाँ पहुँचा। बारिश हो रही थी, अंदर नायरा थी और निहारिका थी, दोनों आमने सामने, बीच में बंदूक और सामने विक्रम सूद। विक्रम हंस रहा था। 15 साल, और आखिर सब फिर वहीं आ गए। निहारिका ने बंदूक उसकी तरफ तान दी। आज सब खत्म होगा। लेकिन विक्रम डरा नहीं, वह मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हें पता है सबसे मजेदार बात क्या है आरव? क्या? मैंने पूछा। वह हंसा। जिस इंसान को तुम 15 साल से ढूंढ रहे हो, वह कभी मरा ही नहीं। मेरी सांस रुक गई।
क्या मतलब? विक्रम ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। कमरे का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि मैंने उन्हें तस्वीरों में देखा था। वह मेरे पिता थे, जिंदा। 15 साल पहले वे खाई में गिरे जरूर थे लेकिन मरे नहीं थे। गंभीर रूप से घायल हुए, याददाश्त खो बैठे और एक दूर गांव में नए नाम से जीते रहे। किसी को कुछ याद नहीं था, उन्हें भी नहीं, लेकिन किस्मत शायद दूसरी कहानी लिख चुकी थी। निहारिका का गुस्सा अब रुक नहीं सकता था। उसने ट्रिगर दबा दिया। धड़ाम गोली चली लेकिन विक्रम को नहीं लगी। नायरा बीच में आ गई। गोली उसके सीने में लगी। समय रुक गया, सब कुछ रुक गया और नायरा धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी सांसें टूट रही थी। बारिश की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वह मुस्कुराई, बहुत हल्का सा, जैसे ट्रेन वाली रात हो। फिर बोली, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें दुख दूंगी। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने कहा चुप रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वह मुस्कुराई, झूठे। कुछ सेकंड बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, इस बार मुझे भूलना मत। और फिर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, हमेशा के लिए। 1 साल बाद विक्रम जेल में था। मेरे पिता धीरे धीरे अपनी जिंदगी वापस पा रहे थे। निहारिका कहीं चली गई, कोई नहीं जानता था कहाँ। और मैं हर रात एक पुराना वॉइस नोट सुनता हूँ। नायरा की आवाज़, ट्रेन वाली रात। कुछ लोग पहली बार मिलकर भी पुराने लगते हैं। अब मुझे उस लाइन का मतलब समझ आता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में देर से आते हैं लेकिन दिल में हमेशा रहते हैं। और आज भी जब कभी रात के 2:13 होते हैं, मेरा फ़ोन कभी कभी बिना वजह जगमगा उठता है। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर एक नाम उभरता है, नायरा। और हर बार मैं मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वे सिर्फ आवाज़ बन जाती हैं।